नमस्कार दोस्तों, आइए आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आपके 30 जो प्रश्न लेकर आए हैं हिंदी के पेडागोजी प्लस व्याकरण। तो ये 30 प्रश्न बस रटना नहीं है, आज आपके 30 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपका स्कोर होगा उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए बिल्कुल समझते हैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ, व्याख्या के साथ। तो पहला प्रश्न है कि भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है, संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह विद्यालय में होता है कि यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है कि यह एक सचेत और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान समझना है। यूपी टेट में डायरेक्ट आपको हिंदी के व्याकरण आते हैं, लेकिन इसमें आपका पेडागोजी भी आता है। तो भाषा अर्जन जो होता है यह विद्यालय में ही होता है, यह बिल्कुल नहीं, गलत बात है। यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए व्याकरण के नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और यह एक सचेत प्रयासपूर्ण प्रक्रिया भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह अपने आप बच्चे का जैसे जैसे उम्र विकसित होता है, वह भाषा को सहजतापूर्वक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चलती रहती है और वो सीखता जाता है। यहाँ पर इसका हम व्याख्या में देखते हैं कि भाषा क्या है, कि भाषा अर्जन करने का जो औपचारिक अनौपचारिक रूप से परिवेश और स्वाभाविक सहज तरीके से होता है। बच्चा जैसे परिवेश में ढलता है, उस तरह के जिस भाषा का प्रयोग लोग करते हैं, सुन के समझ के वो अब सीखने लगता है। तो यह एक सहज प्रक्रिया है। तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है कि चौमस्की जो हैं उनके अनुसार बच्चों के पास सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं, भाषा अर्जन तंत्र यानी लैड यानी भाषा विकास यंत्र, या सामाजिक अंतःक्रिया या अनुकरण क्षमता। तो इसको क्या बोला जाता है, तो चौमस्की के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। भाषा क्या है, भाषा का अर्जन तंत्र है जो उसके पास जन्मजात होती है। यहाँ पर आप व्याख्या में इसका देख सकते हैं कि चौमस्की जो कह रहे हैं कि नोआम चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा का अर्जन जो होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है डिवाइस, उसको लैड बोला जाता है, यानी कि जन्मजात होता है। वो जन्म से ही उसके अंदर सीखने का, अर्जन करने का उपकरण की तरह उसके अंदर जो सेंस होते हैं काम करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं तीसरा नंबर कर रहा है कि भाषा शिक्षण के सस्वर पाठन जो होता है, अलाउड रीडिंग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब सस्वर पाठन का मतलब बोल बोल के पढ़ना मजबूती के साथ, कि बच्चों के पढ़ने की संबंधी झिझक को समाप्त करता है। या मौन पाठन का अभ्यास कराना होता है, कि द्रुत गति यानी तेज गति से पढ़ना या बोल बोल कर याद कराना होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना होता है। बच्चा खड़ा होकर के धीरे धीरे बोल रहा है, ऐसा उसको लग रहा है डर माहौल कि क्या हम गलत पढ़ रहे हैं तो बच्चे क्या कहेंगे या टीचर क्या बोलेगा, लेकिन इसी झिझक को दूर करने के लिए उसको जोर से यानी सस्वर पाठन कहने को कहा जाता है, बोलने को कहा जाता है, ताकि उसके अंदर जो झिझक है वो समाप्त हो सके। वो ये ना डरे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही, गलत बोलूंगा तो टीचर बताएगा। तो ये झिझक को समाप्त करना होता है। तो यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ऊंचे स्वर का जो बच्चों में उच्चारण सुधारता है और ये संकोच और झिझक को क्या करता है, दूर करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन जो होता है, यानी कि लैंग्वेज असेसमेंट का सबसे उचित तरीका क्या होता है। कि सत्र के अंत में परीक्षा ले लिया जाए, कि बच्चों के पोर्टफोलियो का उपयोग कर लिया जाए, कि केवल लिखित परीक्षा लेना, या बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट देना। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का आकलन होता है, उसका सबसे उचित जो तरीका है वो है कि बच्चों के पोर्टफोलियो का उपयोग करना। मतलब कि पोर्टफोलियो में ये होता है कि बच्चे को क्रम वाइज, क्रम मतलब हम यह देखते हैं कि उसका किसी भी चीज़ को समझाना और सुधारना होता है, तो उसको किस परिवेश में ढाला जा रहा है और उस हर परिवेश में किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्या सीखा है। यहाँ पर इसकी व्याख्या में देखते हैं कि पोर्टफोलियो में बच्चे का क्रमिक ब्यौरा होता है, जो सतत आकलन का सबसे अच्छा साधन है। बार बार उसका आकलन करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है टीचर के लिए। और वहाँ पर वो देखता है कि समाज में, स्कूल में या कहीं अन्य जगह पर किस तरह से व्यवहार कर रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो पोर्टफोलियो के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 5 नंबर। वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास में किस पर सबसे अधिक बल दिया है। सामाजिक अंतःक्रिया पर, यानी कि सोशल इंटरेक्शन पर, कि पाठ्य पुस्तक पर, कि अंतर्निहित व्याकरण पर, कि अनुकरण पर। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का अगर विकास हो रहा है बच्चे में, तो उस पर सबसे अधिक बल उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर दिया है। सामाजिक अंतःक्रिया पर क्यों दिया है, आइए देखते हैं यहाँ पर।
सामाजिक अंतःक्रिया इनके अनुसार जो है कि जो वाइगोत्स्की हैं इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। समाज के साथ अंतःक्रिया का मतलब ये है कि समाज में जैसे परिवेश में पलेगा बढ़ेगा तो किस तरह घर पे कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, समाज में लोग कैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब इन दोनों चीज़ों से लगाव रखेगा तो अपने आप वो सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है वो सीखता चला जाता है। तो इसीलिए सामाजिक अंतःक्रिया को इन्होंने बल दिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि भाषा के प्राथमिक कौशल कौन से हैं? वाचन और लेखन की, श्रवण और लेखन, सुनना यानी कि लेखन, श्रवण और भाषण की, पठन और लेखन। तो भाषा का जो प्राथमिक कौशल है, भाषा के 4 कौशल बताए गए जिसमें से वाचन और लेखन, श्रवण और लेखन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि श्रवण करेगा यानी सुनेगा, नहीं यहाँ पर गलती, सी नंबर जो हो जाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा कि श्रवण करेगा और भाषण, यानी कि श्रवण करेगा, सुनेगा और भाषण देगा तो उसको प्राथमिक कौशल के तहत वह भाषा को अर्जन कर सकता है। यहाँ पर क्यों अर्जन कर सकता है, यहाँ पर देखिए व्याख्या में ये कहा जा रहा है कि भाषा के 4 कौशलों में जिसको LSRW में सुनना यानी श्रवण और बोलना यानी भाषण देना प्राथमिक या बुनियादी कौशल माने जाते हैं। जब वो सुनेगा तो अगर बुरा सुनेगा तो बुरा तरीके से बोलेगा, अच्छा सुनेगा तो अच्छा तरीका से बोलेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि यह किस तरह से सीख रहा है। यानी इसके जो 4 कौशल है में सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना, यानी कि ये चारों कौशल के तहत हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि लिखित भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? मौखिक भाषा का प्रयोग है तो सुन करके, भाषण बोल करके समझता था, लेकिन लिखित भाषा का प्रयोग क्यों जरूरी है? तो केवल प्रतिवेदन लिखने के लिए, कोई पत्र लिखने के लिए, या ये कार्यालयी कार्यों के लिए जो ऑफिस वर्क होता है, या अपनी अभिव्यक्ति के लिए, या केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए? तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लिखित भाषा का प्रयोग क्या केवल परीक्षा पास करने के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। केवल प्रतिवेदन लिखने के लिए तो ये भी नहीं, कार्यालयी कार्यों के लिए तो बिल्कुल ये भी नहीं। अपनी अभिव्यक्ति को, लिखित भाषा का क्या है कि जिस माध्यम से हम अपना विचार को लिख करके अपना विचार दूसरे को पहुंचाते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो लिखित भाषा होती है। और मौखिक भाषा में हम मुंह से बोल करके अपना विचार दूसरे को पहुंचाते हैं, तो अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की जाती है लिखित भाषा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेखन का मुख्य उद्देश्य अपने विचारों और भावों, अनुभवों को लिखित रूप में प्रभावी ढंग से एक दूसरे को व्यक्तिगत प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि 8 नंबर कि पठन यानी रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तेज गति से पढ़ना, कि शुद्ध उच्चारण करना, कि पाठ का अर्थ समझना, कि अक्षरों को जोड़कर पढ़ना। तो रीडिंग यानी पढ़ने का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि बस तेज से पढ़ दे, ये बिल्कुल नहीं। शुद्ध उच्चारण करे, ये भी नहीं। पाठ का अर्थ समझना, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो बच्चा ये नहीं कि बस पढ़ते जाए रट के बस आराम से बैठ जाए, नहीं, पाठ को पढ़ते समय पाठ का अर्थ भी उसे समझ में आना चाहिए। तो पाठ का अर्थ भी समझाते हुए आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर व्याख्या में देना है कि बच्चों केवल शब्दों को बोल देना, पढ़ना नहीं, पढ़े हुए गद्यांश के पाठ का अर्थ ग्रहण करना भी उसका वास्तविक पाठन माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 9 नंबर में देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जो प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल, उस पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? निगमन विधि, की आगमन विधि, की पाठ्य पुस्तक विधि, की सूत्र विधि? तो यहाँ पर आप देखिए निगमन विधि। तो निगमन विधि क्या होती है कि पहले नियम बताओ, बाद में उदाहरण दिया जाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर निगमन और आगमन में एक ही सही होगा, बी ऑप्शन। आगमन विधि पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है, बच्चों को कोई कहानी के माध्यम से उदाहरण देते हैं या कुछ ऐसा बताते हैं, उसके बाद उसका नियम समझाते हैं। तो बच्चा प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, व्याख्या में देखते हैं कि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम समझाए जाते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे व्यवहारिक और विधि है। तो आगमन विधि निगमन विधि में से बिल्कुल आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। हमने 20 प्रश्न पेडागोजी के लिए हैं और अंत में 10 प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण व्याकरण से लिया गया है। तो आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। आगे प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न में यहाँ पर ये कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कि बहुभाषिकता मल्टीपलिज्म जो हमारी पहचान भी है और हमारी यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर भी क्या अभिन्न अंग है। तो हमारी पहचान क्या है, सभ्यता संस्कृति की, संस्कृति साहित्य की, चुनौती और अवसर की, रूढ़िवाद और विकास। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा कि बहुभाषिकता हमारे देश में तो है, अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं पहनावा अलग है, खान पान अलग है, भाषा भी अलग है। तो सभ्यता यानी कि पहचान भी है और हमारी सभ्यता भी है और संस्कृति भी है, हमारे देश का गौरव के रूप में अब जाना जाता है कि यहाँ पर बहुभाषी लोग रहते हैं। जो हमारे 28 स्टेट हैं सबकी अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग ड्रेस है, वहाँ पर खान पान भी अलग अलग प्रसिद्ध है, लेकिन सभी अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं, अखंड हैं, इसीलिए हमारी ये सभ्यता और संस्कृति का पहचान है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने देख लिया 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो 11 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि कक्षा में बच्चों की बहुभाषिकता को शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, यानी कक्षा में बच्चों को बहुभाषिकता को, जो बच्चे के अंदर बहुभाषिकता है उसको शिक्षक द्वारा किस रूप में, एक जटिल समस्या के रूप में देखेगा, एक बाधा या रुकावट के रूप में देखेगा, कि एक संसाधन के रूप में देखेगा, कि एक अनावश्यक बोझ के रूप में। तो बिल्कुल आपको दिमाग में आ रहा होगा कि बोझ तो बिल्कुल नहीं होगा, एक जटिल समस्या भी नहीं हो सकती है, एक बाधा या रुकावट भी नहीं हो सकती है। क्या हो सकता है, एक संसाधन, रिसोर्सेस हो सकते हैं, यानी कि उसको कई अवसर प्रदान करने वाले एक संसाधन, अवसर, रिसोर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन 11 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पर व्याख्या में देख लेते हैं कि बहुभाषिकता कक्षा में संसाधन का कार्य करते हैं जिससे बच्चा एक दूसरे की भाषाओं से नए शब्द सीखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि संदर्भ में व्याकरण यानी ग्रामर इन कॉन्टेस्ट जो होता है, इसका क्या तात्पर्य है, कि व्याकरण के सूत्रों को याद कराना, कि पाठ के दौरान आने वाली भाषाई बिंदुओं को स्पष्ट करना, कि व्याकरण की अलग से कक्षा लेना, कि केवल त्रुटियां सुधारना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक और रहस्य की बात बताते हैं कि अगर पेडागोजी में जो सवाल आते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल कुछ लॉजिक यानी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको बिल्कुल देखना है कि सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन अधिकतर 80 से 90% तक सत्य होते हैं। तो यह रहस्य की बात है, आप इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब यह लॉजिक लगाना है। बाकी इस तरह आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो सही लगे वही लगाएंगे, लेकिन इस तरह से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप चारों ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है। देखिए इसमें पाठ के दौरान आने वाली भाषाई बिंदुओं को स्पष्ट करना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही होगा अभी बताते हैं। और इसमें ये देखिए कि तीनों ऑप्शन से ये जो बी ऑप्शन है बड़ा है। तो पाठ के दौरान आने वाली भाषाई बिंदुओं को स्पष्ट करना, क्यों स्पष्ट करना, तो यहाँ पर व्याख्या में हम देखते हैं कि व्याकरण को अलग अलग रटाने के बजाय, जैसे कि पाठ पढ़ाते समय व्याकरण को अलग से रटाने के बजाय पाठ पढ़ाते समय ही हमको संदर्भ के अनुसार नियमों को समझा देना, संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। जैसे कोई दोहा चौपाई पढ़ा रहे हैं या कोई कविता कहानी पढ़ा रहे हैं तो उसमें आ गया जैसे जलज आ गया, 3 अक्षरों वाले प्राथमिक बच्चों को अक्षरों के शब्द मिला के पढ़ा रहे हैं, जलज, पंकज, कुछ ऐसा शब्द आ गया तो आपको बताना है कि यह पर्यायवाची शब्द है, यह कमल है, कि यह बादल का है, इसको हम ये भी कहते हैं। तो इस तरह से आप व्याकरण के नियमों को पाठ में ही आप बताते चलेंगे तो बच्चा बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों होना चाहिए, कि बच्चों की कमियां ढूंढना, कि बच्चों में भाषा क्रमिक प्रयोग की क्षमता को निरंतर आकलन करना, कि बच्चों में अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, कि केवल परीक्षा का डर कम करना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो नहीं निगेटिव ऑप्शन तो बिल्कुल आपको नहीं करने हैं, ये कम करना बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को अगली कक्षा में पास कर देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों की कमियां को ढूंढना, ये भी नहीं होता है। इसका मतलब कि बच्चों की भाषा का जो प्रयोग क्षमता है निरंतर आकलन करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए व्याख्या में कि सतत मूल्यांकन का उद्देश्य यह देखना होता है कि बच्चे दैनिक जीवन में, मतलब घर हो, स्कूल हो, बाहर हो, समाज हो, वहाँ पर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कैसे कर पा रहा है, कि समाज में जब आपस में समाज में घूम रहा है, खेल रहा है तो किस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है, घर में आपस में फैमिली में किस तरह से बोल रहा है, स्कूल में आने पर एक दूसरे से कैसे बात कर रहा है। तो उसका यह पता हम कर सकते हैं कि इसके अंदर भाषा का किस तरह से विकास हो रहा है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि बच्चों के भाषाई विकास का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा है। लिखित परीक्षा कर लेना, पोर्टफोलियो या गृह कार्य की जांच करना, या मौखिक प्रश्नोत्तर दे देना। तो बच्चों के भाषाई विकास का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण अभी इसके पहले हमने देखा था, पोर्टफोलियो हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो के अनुसार क्या क्यों होता है यहाँ पर, तो देखते हैं। पोर्टफोलियो में बच्चे का
काम का जो है क्रमिक ब्यौरा होता है, क्रम से ब्यौरा होता है कि इसके बाद पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप वो क्या कर रहा है, तीसरा में क्या कर रहा है, जो उसके भाषाई विकास के उतार चढ़ाव को सबसे सटीक रूप दर्शाता है। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ जैसे सामाजिक चीज़ों पर बहस करना या आपस में बात करना या दो बच्चे आपस में दोस्त बात कर रहे हैं तो उसको देखना समझना कि किस तरह से यह स्टेप बाय स्टेप भाषा को सीख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण जो होता है यानी कि रिमीडियल टीचिंग जो होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है उपचारात्मक का? बच्चों को सजा दे देना, कठिनाइयों को पहचान कर उनका निवारण करना, कि नया पाठ शुरू कर देना, कि केवल परीक्षा का अंक सुधारना? बिल्कुल नहीं। सजा देना तो किसी भी ऑप्शन में बिल्कुल आपको मारना ही नहीं है, एकदम गलत हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में अगर सजा देने की बात है, मारने की बात है, पीटने की बात है, खेदने की बात है तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पर आपको अभी बताया, देखिए तीनों ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन है बी, कठिनाइयों को पहचान करके और उसका निवारण करना। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर बच्चे के अंदर कोई कठिनाई है तो उसको टीचर पहचान ले और उसकी कठिनाइयों को दूर करे, वो जिस विधि से प्रयोग करके दूर करे। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण में उपचारात्मक हो गया। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ जो इरर्स होती हैं वो क्या दर्शाती है? कि यह दर्शाती है कि बच्चा मूर्ख है, कि सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, कि इसे तुरंत कठोरता से ठीक कर देना चाहिए सजा दे करके, कि भाषा विकास में बहुत बड़ी बाधा है। तो यहाँ पर निगेटिव वाले तो बिल्कुल आपको काट देने, सजा देना बिल्कुल पहले काट देते हैं, बाधा है तो बिल्कुल काट देते हैं, बच्चा मूर्ख है बिल्कुल नहीं समझना है, सीखने की प्रक्रिया एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमने पहले प्रश्न में देखा था कि सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है यह, यानी कि भाषा अगर सीख रहा है तो उसमें अगर गलती कर रहा है तो हमको यह समझना चाहिए कि हाँ बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है तभी तो गलती कर रहा है। अगर वो कोशिश ही नहीं करता तो गलती सही कुछ करता ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी इसी तरह से पेडागोजी में पूछी जाएगी। आप भी बात को बिल्कुल समझिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपका 30 कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर पेडागोजी के साथ पूछी जाती है क्योंकि ये सीटेट सेंट्रल लेवल की परीक्षा होती है, तो इसमें पेडागोजी के साथ व्याकरण पूछा जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए? 17 नंबर प्रश्न है। तो क्या प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए? केवल प्रसिद्ध लेखकों की कहानियां होनी चाहिए, कि बच्चों के परिवेश से जुड़ी और विविध विधाओं वाली सामग्री होनी चाहिए, कि केवल व्याकरणिक नियमों की सूची बस बता दें, कि केवल कविताएं उसमें भर दें? तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो बड़ा ऑप्शन है वही सही होगा। क्यों? बच्चे के परिवेश से जुड़ी, बच्चा किस परिवेश में है, किस तरह से फैमिली उसकी है, उसका सामाजिक ब्यौरा क्या लेते हैं, उसके अनुसार टीचर जो है पढ़ाता है और सिलेबस में उसी तरह के पाठ्यक्रम को जोड़े जाते हैं। कुछ कविता, कहानियाँ, कुछ हर चीज़ को जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा होनी चाहिए जो बच्चों के वास्तविक जीवन और परिवेश में मेल खाती हो, ताकि वे आसानी से जुड़ सके। कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना, उसके बाद किसी लेखक की जीवनी से उसके विकास कैसे होता है ये बातें बताना, तो हर चीज़ को जोड़ा जाता है। कहानी, उसके बाद व्याकरण के कुछ नियम भी उसी में बताते हुए चलते हैं। तो इस तरह से हमको समझाना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो और विजुअल एड्स का क्या लाभ है? कि भाषा शिक्षण हम करा रहे हैं, भाषा को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें दृश्य सामग्री होती है, मतलब कोई कुछ दिखाने वाली, श्रव्य मतलब सुनाने वाली, सुनने वाली, जैसे रेडियो टेप रिकॉर्डर वगैरह होता है। तो उसमें शिक्षक का समय बचता है, कि यह बच्चों की बहु इंद्रियों को सक्रिय करता है, कि इसमें कक्षा का अनुशासन बना रहता है, यह केवल मनोरंजन का साधन है। तो यहाँ पर बिल्कुल यह 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी गलत, डी गलत, ए गलत। बिल्कुल भी सही होगा कि यह बच्चों की बहु इंद्रियों को सक्रिय करता है। आप देखिए कि आप लगातार बोल रहे हैं, बीच में कोई कहानी, कविता, चुटकुला नहीं बता रहे हैं, तो यह बिल्कुल बच्चा बोर हो जाता है। अगर उसी में कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं, विजुअल कर रहे हैं, तो बच्चा का इंद्रियां जो है, आंखें तुरंत अट्रैक्टिव हो जाती हैं, और उसके साथ सुन भी रहा है तो उसके आंख, कान मतलब एकदम क्या होते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट होकर के सामने देखते हैं कि हाँ टीचर क्या बता रहा है, ये चीज़ें क्या है, उस पर बिल्कुल उसका 100% ध्यान जाता है और सक्रिय हो जाता है और वो सीख जाता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बाल साहित्य जो है, चिल्ड्रंस लिटरेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल साहित्य का बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, कि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि और उत्सुकता जगाना, कि बच्चों को व्याकरण सिखाना, कि बच्चों को बस व्यस्त रखना? तो यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको बताया कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो 80% सही होता है। बच्चों को पढ़ने के प्रति रुचि को जागृत करना होता है, उत्सुकता जागृत करना होता है। यहाँ पर व्याख्या इसका देखते हैं कि बाल साहित्य रंग बिरंगा और मनोरंजक होता है, जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से पढ़ने की आदत और कल्पनाशीलता का विकास करता है। जैसे बाल साहित्य में रंग बिरंगे जानवरों के चित्र, पेड़ पौधे, फलों के चित्र होते हैं। कहानियों में कार्टून टाइप के विजुअल चित्र बनाए जाते हैं, जो बच्चा अट्रैक्ट होकर के उसको देखेगा और समझेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर की। एक समावेशी कक्षा जो होती है,
इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जो भाषा शिक्षक है यानी भाषा आप पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें समावेशी कक्षा के लिए क्या आपके पास चुनौती होगी? यहाँ पर बच्चों की प्रतिभा की पहचान कर लेना, कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करना, कि सभी बच्चों को गृह कार्य दे देना, कि कक्षा को पूरी तरह एकदम शांति से रखना। तो बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करना। क्योंकि क्लास में जो बच्चे होते हैं वो हर दिन एक दिमाग के तो होते नहीं हैं, किसी का थोड़ा दिमाग कम होता है, किसी का ज़्यादा लगता है पढ़ने में, कोई बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है, कोई इधर उधर बातें करता है। तो उसकी कमियों को पहचान करके उसके लिए किस तरह की सामग्री आवश्यक है, इसको टीचर को उपलब्ध करना और चुनना होता है। तो समावेशी कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, हर बच्चे के ज़रूरत के अनुसार शिक्षण सामग्री चुनना शिक्षक के लिए मुख्य एक चुनौती का कारण होता है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 21 देखते हैं। अब यहाँ पर व्याकरण खंड शुरू होता है। तो 20 नंबर पेडागोजी बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब 10 नंबर हम हिंदी व्याकरण के खंड को देखते हैं। तो हिंदी व्याकरण में पहला प्रश्न है कि इत्यादि जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इति धन आदि, इत धन यदि या इत धन आदि, या इत्याधन दी, या इत धन आदि। तो यहाँ पर इस तरह के बिल्कुल यहाँ से ये शब्द पूछे जाते हैं। इत्यादि तो ये बहुत बार पूछा गया VIMP में, तो इसको आप नोट करेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इति धन आदि हो जाएगा। ये क्यों इति धन आदि होगा, यहाँ पर इसका हम व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। इति धन आदि में इत्यादि होता है। यहाँ पर ई, यहाँ पर आप देखिए कि ई और आ मिल करके, त में ई का मात्रा है तो ई हो गया, और यहाँ पर आदि में का आ मिल के, तो ई और आ मिल के या बन जाता है। और यहाँ पर यह यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार में एक प्रकार है यण संधि का, जैसे इत्यादि हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो गया। तो ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 22 नंबर। तो 22 नंबर क्या कह रहा है कि यथाशक्ति में शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, या बहुब्रीहि समास। तो यथाशक्ति में आपका सही समास क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्यों होगा? क्योंकि जिसका प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। व्याख्या में इसके हम देखते हैं अव्ययी भाव समास क्यों होता है। यहाँ पर जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो यानी अव्यय हो, और यहाँ पर एक ट्रिक बात बताते हैं कि जिस समास में यानी कि जिस शब्द का प्रथम पद कोई उपसर्ग हो, जैसे अनु, आ, प्र, इस तरह का, तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। और एक ही शब्द बार बार आ जाए, जैसे एक शब्द आता है रात, फिर डैश दे करके यहाँ पर रात, ये योजक चिन्ह है बीच का जिसका अर्थ होता है और, तो रात रात यानी कि दिन दिन, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो जाए तो भी अव्ययी भाव समास है। और यहाँ पर प्रथम पद अव्यय हो, इसका विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। इसका और भी पूछ लिया जाए, जैसे आ जन्म, तो आ क्या है? यहाँ पर एक शब्द आता है आ जन्म। तो आ जन्म में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आ क्या है? उपसर्ग है, और जन्म एक शब्द है, तो यानी आ जन्म का मतलब कि जन्म से ही। तो आ जन्म क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। यथाशक्ति इसका भी उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो तद्भव है? सूर्य, अग्नि, दूध या हस्त। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि तद्भव क्या होता है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका हम संस्कृत में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, बस हिंदी में प्रयोग करते हैं। और तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में से उठ करके ज्यों के त्यों आ जाते हैं हिंदी में, जैसे सूर्य है यह तत्सम है, अग्नि है तत्सम है, हस्त है तत्सम है। हस्त का हम हिंदी में हाथ लिखेंगे। दूध जो होता है यह दूध, ये दूध हिंदी में ही लिखते हैं, ये तद्भव बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दूध का हम दुग्ध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संस्कृत में दुग्ध लिखते हैं, और यह क्या हो जाता है? दुग्ध है तत्सम शब्द, और इसी का यहाँ पर सही ऑप्शन तद्भव दूध हो जाएगा। बाकी अग्नि, सूर्य और हस्त तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं। दूध क्या है? तद्भव शब्द है। तो तद्भव और तत्सम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि तद्भव शब्द वो वे होते हैं जो हिंदी में ही प्रयोग होते हैं, उनका हम संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तत्सम होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन आपको एक शब्द वाले, विलोम वाले, संधि समास सब कुछ मिला के पूछा जाएगा। तो जो सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ है कि सर्वज्ञ है कि विद्वान है कि सर्वव्यापी है? तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा ऑप्शन देखकर कि सर्वव्यापी सर्वज्ञ में क्या होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है सर्वज्ञ। ज्ञों का मतलब, केवल ज्ञों का मतलब होता है जानना, सर्व का मतलब सभी, यानी कि सब कुछ जानने वाला क्या है? सर्वज्ञ है। यहाँ पर इसका व्याख्या में देख लेते हैं। अल्पज्ञ का क्या होता है? तो जैसे कि सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, तो जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, ज्ञ का मतलब जानने वाला, यानी कि थोड़ा जानता है, कम जानता है, तो अल्पज्ञ है। सब कुछ जानता है सर्वज्ञ है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बातें थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा?
तो अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर कि अनुराग का सही विलोम शब्द क्या है? विराग की प्रेम की नफरत की क्रोध? तो अनुराग का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुराग का होता है विराग। अनुराग का मतलब क्या होता है? विराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, लगाव। यहाँ पर आप व्याख्या में देख सकते हैं कि अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या लगाव, इसका विपरीतार्थक विलोम शब्द हो जाएगा विराग। विराग का मतलब होता है उदासीनता, यानी सैडनेस होता है, दुखी मन से। तो यहाँ पर प्रेम लगाव अनुराग है और विराग उदासीनता से मतलब रखता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद है, मेघ है, वारिद है, जलज है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जलद है, मेघ, वारिद और जलज। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जलद और मेघ और वारिद क्या हैं? तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलज नहीं है। जलज क्यों नहीं है यहाँ पर आपको व्याख्या के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। जलज का अर्थ क्या हो गया? जल में जन्म लेने वाला, यानी कि कौन? कमल। कमल का फूल जल में खिलता है तो होता है। बाकी तीनों जलद, मेघ, वारिद और क्या होते हैं? बादल के पर्यायवाची होते हैं। अब बाकी जलज जो होता है ये मिलता जुलता शब्द है, कन्फ्यूज करने के लिए इसको बार बार दिया जाता है। तो जलज क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आसमान पर सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत शोर करना, कि गर्व करना, कठिन कार्य करना, कि मुसीबत मोल लेना। तो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बिल्कुल आपको यहाँ पर देखना है। देखिए हमने सीटेट में कैसे बहुत ज़्यादा स्कोर किया, इसका अनुभव है। हमको पता है कि किस तरह से पेडागोजी पूछी जाती है और कितना व्याकरण पूछा जाता है। यूपी टेट से बिल्कुल इसका लेवल अलग होता है। यूपी टेट का एग्जाम अभी खत्म हुआ है, तो यूपी टेट के भरोसे आप इसको नहीं कर सकते हैं। यूपी टेट में हिंदी का जो पोर्शन होता है ज़्यादा व्याकरण से होता है, लेकिन इसमें पेडागोजी पूछी जाती है। तो हमको जो अनुभव है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से उसी के हिसाब से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी उठाया है। तो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बहुत शोर करना। नहीं बोलते हैं क्या सर आसमान पर सर उठा लिए हैं, यानी कि बहुत शोर कर रहे हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर देखते हैं कि लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक? तो बिल्कुल आपको कारक 8 याद होने चाहिए। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे भो अरे। यहाँ पर आपको कारक बिल्कुल याद होने चाहिए। कारक से बिल्कुल आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे देखने को। तो लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक क्यों होगा यहाँ पर आपको व्याख्या में दिखाते हैं। जहाँ किसी वस्तु से कोई व्यक्ति या कोई स्थान से अलग होने की बात होती है, अलग होने का भाव होता है, वहाँ पर अपादान कारक से विभक्ति होती है। करण का संप्रदान के लिए होता है। तो यहाँ पर जब कोई जैसे धन से हीन हो गया तो वहाँ पर भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? अपादान, यानी कि वो अलग हो रहा है। पथ भ्रष्ट, यहाँ पर एक शब्द आता है कि पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट जो होता है वो क्या होता है? पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से अलग हो गया, भ्रष्ट हो गया। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी कि पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है, सी सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, ये सब सर्वनाम है, आप सभी जानते हैं। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं कि पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो पवित्र शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? तो पवित्र संधि में आपको बताना है कौन सी संधि हो जाएगी। तो गुण संधि तो बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अयादि संधि। अयादि संधि पवित्र में होती है। क्यों होती है यहाँ पर व्याख्या में आपको बताते हैं। पवित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पो धन इत्र होता है पवित्र, यहाँ ओ का औ हो जाता है। यहाँ पर जो पो में ओ है, ओ के साथ ई मिलता है तो औ हो जाता है, जो अयादि संधि का नियम है। तो आपको बिल्कुल 30 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।